नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। सेबी चीफ माधवीपुरी बुच पर कांग्रेस का बड़ा खुलासा। कई जगह से सैलरी ले रही थी बुच। पवन खेड़ा बोले, सेबी चीफ ने आईसीआईसीआई बैंक से 16 करोड़ से ज्यादा ली सैलरी। सपा चीफ अखिलेश यादव का बड़ा दावा, कहा बीजेपी अब शहीदों के स्मारक पर भी चलवा रही है बुलडोजर। औरंगजेब से जोड़ते हुए शिवसेना सांसद संजय राउत का निशाना, कहा देवेंद्र फडणवीस को जय शिवाजी कहने का अधिकार नहीं। हरियाणा में कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला का बड़ा दावा, कहा बीजेपी ने शहर को हताशा और निराशा की बलि चढ़ा दिया। एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने महायुति पर बोला हमला, कहा शिवाजी महाराज का महायुति सरकार में जिस तरह अपमान हुआ वैसा पहले कभी नहीं हुआ। आप विधायक अमानतुल्लाह खान को ईडी ने किया गिरफ्तार। सुबह सुबह आप नेता के घर छापेमारी करने पहुंची थी जांच एजेंसी। विधायक अमानतुल्लाह के आवास पर रेड के बाद आप नेता सौरभ भारद्वाज का बड़ा दावा, कहा केंद्र के इशारे पर ईडी ने की रेड। डिप्टी सीएम केशव मौर्य के आवास के बाहर जबरदस्त धरना प्रदर्शन, ओबीसी अभ्यर्थियों ने किया हंगामा। नीतीश राणे पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का लगा आरोप। महाराष्ट्र में बीजेपी एमएलए के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बीजेपी विधायक ने माफी मांगने से किया इनकार। बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा की फिर बढ़ी मुश्किलें, सामने आया पॉक्सो का एक और मामला। बांग्लादेश ने बढ़ाई भारत की टेंशन, अंतरिम सरकार ने अलकायदा से जुड़े एबीटी गुट के चीफ जशीमुद्दीन रहमानी को किया रिहा। कनाडा का वीजा लेकर अमेरिका में अवैध तरीके से घुस रहे भारतीय संख्या में दिखा रिकॉर्ड उछाल, टेंशन में आई बाइडेन सरकार। कमला हैरिस जीती तो अमेरिकी झंडा जलाने वाले मुसलमान होंगे आपके नए पड़ोसी, डोनाल्ड ट्रंप की पोस्ट से मचा बवाल। गाजा अटैक के बाद इजरायल में सबसे बड़ा प्रदर्शन, बंधकों की रिहाई के लिए सड़कों पर उतरे 5 लाख लोग। पीएम नेतन्याहू से नाराज हुए रक्षा मंत्री योव गैलेंट। रूस की जासूस माने जाने वाली वेल वाल्दिमिर की गई जान, नॉर्वे में मिला शरीर। डॉल्फिन की तरह इंसानों के साथ खेलती थी ये जासूस वेल। अगस्त में सुस्त पड़ी उत्पादन गतिविधि, 57.5 पर आई मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। जुलाई में 58.1 था आंकड़ा। मारुति, युंडई और टाटा की बिक्री में गिरावट, मांग में कमी के कारण ऑटो कंपनियों ने आपूर्ति में की कटौती। रावलपिंडी टेस्ट में दूसरी पारी में भी लड़खड़ाई पाकिस्तानी टीम। बांग्लादेश पर 129 रन की बढ़त, रिजवान 38 रन पर नाबाद। लंच तक स्कोर 117 पर 6। ओटीटी सीरीज आईसी 814 को लेकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स कंटेंट प्रमुख को किया तलब। सीरीज में देशद्रोहियों के नाम हिंदू होने पर विवाद। बादशाह ऑफ बेगूसराय वेब सीरीज की घोषणा, निर्माताओं ने गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसे रोमांच का किया दावा। एक तरफ जहां कोलकाता में ट्रेनिंग डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले में बैकफुट पर आई ममता सरकार अब रेप विरोधी कानून पेश करने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय ओंका ने बिना किसी का नाम लिए इस विषय पर चिंता जाहिर की है। 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय ओंका ने कहा, समाज में भीड़ तंत्र पैदा हो रहा है। जब कोई हादसा होता है तो नेता इसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। वे उस जगह जाते हैं और जनता से वादा करते हैं कि आरोपी को फांसी की सजा दी जाएगी, लेकिन ये तय करना उनका काम नहीं है। ये फैसला लेने की ताकत सिर्फ न्यायपालिका के पास है। जस्टिस ओंका बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से पुणे में आयोजित कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे। यहाँ उन्होंने न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने और त्वरित और न्यायपूर्ण फैसले सुनाने की अहमियत पर अपनी बात रखी। उन्होंने ये भी कहा कि कई केस में बेल देने के चलते बिना वजह ही न्यायपालिका की आलोचना की जाती है। मॉब रूल की टिप्पणी करते वक्त जस्टिस ओंका ने किसी का नाम नहीं लिया।
लेकिन उनकी टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब कोलकाता रेप मर्डर और महाराष्ट्र के बदलापुर में 2 स्कूली छात्राओं की यौन शोषण के मामले सामने आने के बाद अपराधियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा सुनाए जाने की मांग उठ रही है। जस्टिस ओंकार ने कहा, अगर जुडिशरी का सम्मान करना है तो इसकी स्वतंत्रता बनाए रखनी होगी। संविधान का पालन सिर्फ तब होगा जब वकील और जुडिशरी संवेदनशील रहेंगे। न्याय तंत्र को बनाए रखने में वकील अहम भूमिका निभाते हैं, लिहाजा उन्हें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी, वरना संविधान नहीं बच पाएगा। बता दें 31 अगस्त को ही केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर में शामिल अपराधियों के लिए फांसी की सजा की मांग की थी। इससे कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी वादा किया था कि मौजूदा कानून में बदलाव करेंगी ताकि रेप के अपराधियों को फांसी की सजा सुनिश्चित की जा सके। खैर, बंगाल विधानसभा में विशेष सत्र की शुरुआत भी आज से होने वाली है और कहा जा रहा है कि इस दौरान ममता सरकार रेप विरोधी कानून पेश करने वाली है, जिसे बीजेपी भी अपना समर्थन देगी। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले बीजेपी मुश्किलों से घिरती नजर आ रही है। पार्टी के दिग्गज नेता और अहमदनगर से विधायक नितेश राणे के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हो गई है, जिसे लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। नितेश राणे पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप लगे हैं। जानकारी के मुताबिक 2 अलग अलग मौकों पर भड़काऊ भाषण देने के लिए बीजेपी विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल 1 सितंबर को अहमदनगर जिले के श्रीरामपुर और तोपखाना पुलिस के इलाके में नितेश राणे ने सकल हिंदू समाज आंदोलन में हिस्सा लिया था। इस दौरान उन्होंने भीड़ को संबोधित करते हुए मुसलमानों को खुली धमकी दे दी। राणे ने कहा कि हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर किसी ने कुछ कहा तो मस्जिदों में आकर चुन चुन कर मारेंगे। उनके इस भाषण को लेकर आपत्ति जताई जा रही है। बीजेपी विधायक राणे के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 302, 153 सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, तो राणे ने माफी मांगने से भी इनकार कर दिया है। वहीं एआईएमआईएम नेता वारिश पठान ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि पार्टी चुनाव से पहले सांप्रदायिक हिंसा कराना चाहती है। बता दें कि इससे पहले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान को लेकर भी बीजेपी घिर गई थी। शर्मा ने विधानसभा में कहा था कि वो मियां मुसलमानों को असम पर कब्जा करने नहीं देंगे, जिसे लेकर काफी विवाद छिड़ गया था। और अब एक और बीजेपी विधायक का ऐसा ही बयान सामने आया है, जिससे बीजेपी कई तरह के सवालों से घिर गई है और इसका असर चुनावों पर भी पड़ सकता है। ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें और बढ़ सकती है, क्योंकि ईडी की टीम उनके घर पर छापेमारी के लिए पहुंच गई। हालांकि अमानतुल्लाह खान ने ईडी टीम को घर में प्रवेश करने से रोक दिया, क्योंकि उनके साथ स्थानीय पुलिस की टीम मौजूद नहीं थी। इस स्थिति को देखते हुए स्थानीय पुलिस को बुलाया गया। ईडी की टीम वक्फ बोर्ड मामले की जांच के सिलसिले में अमानतुल्लाह खान के घर पहुंची। दरअसल आम आदमी पार्टी के विधायक दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की जांच के घेरे में हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड के फंड का गलत इस्तेमाल किया है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के तत्कालीन सीईओ ने इस तरह की अवैध भर्ती को लेकर बयान भी दिया। अमानतुल्लाह खान पर आरोप है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने 32 लोगों को अवैध रूप से भर्ती किया है। इसके साथ ही उन्होंने अवैध रूप से दिल्ली वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियों को किराए पर दिया। इस मामले में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का भी बयान सामने आया। उन्होंने एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि ईडी की निर्दयता देखिए। अमानतुल्लाह खान पहले ही ईडी की जांच में शामिल हो चुके हैं और आगे की जांच के लिए समय मांगा था। उनकी सास कैंसर से पीड़ित है और उनका ऑपरेशन हुआ है, फिर भी ईडी की टीम सुबह सुबह उनके घर पर छापा मारने पहुंच गई। अमानतुल्लाह के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन मोदी की तानाशाही और ईडी की गुंडागर्दी लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी के विधायक ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक वीडियो जारी करते हुए कहा है कि अभी सुबह सुबह तानाशाह के इशारे पर उनकी कठपुतली ईडी मेरे घर पहुंची है। मुझे और आम आदमी पार्टी नेताओं को परेशान करने में तानाशाह कोई कसर नहीं छोड़ रहा। ईमानदारी से आवाम की खिदमत करना क्या गुनाह है? आखिर ये तानाशाही कब तक? अमानतुल्लाह खान पर आरोप है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने 32 लोगों को अवैध रूप से भर्ती किया। इसके साथ ही अवैध रूप से दिल्ली वक्फ बोर्ड की संपत्ति को किराए पर दिया। ये भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड के धन का दुरुपयोग किया है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के तत्कालीन सीईओ ने इस तरह की अवैध भर्ती के खिलाफ बयान दिया। इसी साल 18 अप्रैल को जांच एजेंसी ने 13 घंटे तक अमानतुल्लाह से पूछताछ भी की थी। ईडी दफ्तर से निकलने के बाद उन्होंने कहा था कि मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आया था। जांच एजेंसी ने पूछताछ की और मेरा बयान दर्ज किया।
इस मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी ने सितंबर 2022 में अमानतुल्ला से पूछताछ की। इसी के आधार पर एसीबी ने 4 जगहों पर छापे भी मारे। करीब 24 लाख कैश बरामद किया गया। इसके अलावा 2 अवैध और बिना लाइसेंस की पिस्टल मिली, कारतूस और गोला बारूद भी बरामद हुए। बाद में अमानतुल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया था। उनके खिलाफ सबूतों और आपत्तिजनक सामग्री के आधार पर गिरफ्तारी की गई थी। बाद में उन्हें 28 दिसंबर 2022 को जमानत पर रिहा कर दिया गया। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल को सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था अकाल तख्त ने तनख्वाह करार दिया है। अकाल तख्त ने सुखबीर सिंह बादल को 2007 से 2017 तक उनकी पार्टी की सरकार द्वारा की गई गलतियों के लिए धार्मिक कदाचार का दोषी ठहराया है। ये फैसला 5 तख्तों के सिंह साहिबान की बैठक के बाद सर्वसम्मति से लिया गया। अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह ने कहा कि सुखबीर सिंह बादल जब उप मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने ऐसे फैसले लिए जिनसे न केवल पार्टी प्रभावित हुई बल्कि सिखों के हितों को भी नुकसान पहुंचा। ज्ञानी रघबीर सिंह ने कहा कि जब तक सुखबीर बादल श्री गुरु ग्रंथ साहिब की मौजूदगी में अकाल तख्त के सामने उपस्थित होकर अपनी गलतियों के लिए माफी नहीं मांगते तब तक उन्हें तनख्वाह घोषित किया जाता है। जत्थेदार रघबीर सिंह ने अमृतसर में अकाल तख्त सचिवालय में बैठक के बाद कहा, 2007 से 2017 तक अकाली मंत्रिमंडल का हिस्सा रहे सिख समुदाय के मंत्रियों को भी 15 दिनों के भीतर खुद उपस्थित होकर अपना लिखित स्पष्टीकरण देना चाहिए। लेकिन सुखबीर सिंह बादल पहले ऐसे नेता नहीं है जिनको तनख्वाह घोषित किया गया है। उनसे पहले भी तमाम दिग्गज नेताओं को इस तरह की सजा मिल चुकी है। इस सजा की सिख धर्म और खासकर पंजाब के राजनीतिक इतिहास में एक खास अहमियत रही है। इस खास अहमियत के चलते सूबे के महाराजा और मुख्यमंत्रियों से लेकर राष्ट्रपति तक को अपना सिर अकाल तख्त के सामने झुकाना पड़ा है। पंजाब में सिखों का साम्राज्य कायम करने वाले महाराजा रणजीत सिंह, राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, पूर्व गृह मंत्री बूटा सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और मुख्यमंत्री सुरजीत सिंह बरनाला को भी तनख्वाह घोषित किया जा चुका है। सिखों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने पर 2 तरह की सजा का विकल्प होता है। एक तो कानूनी सजा जो अदालत सुनाती है, लेकिन ये अपराध भारतीय न्याय संहिता के दायरे में आना चाहिए। दूसरी सजा वो जो श्री अकाल तख्त साहिब से सुनाई जाती है। ये एक धार्मिक संस्था है और धर्म से जुड़े सारे फैसले लेती है, लेकिन ये सिर्फ सिख को ही सजा सुना सकती है। इस सजा को कहा जाता है तनख्वाह घोषित करना। सिख धर्म के अनुसार तनख्वाह का मतलब धार्मिक दुराचार का दोषी होना होता है। इसकी घोषणा सिख पंथ की सर्वोच्च संस्था द्वारा किया जाता है। कोई भी सिख अगर धार्मिक तौर पर कुछ गलत करता है तो उसके लिए व्यवस्था है कि वो नजदीकी सिख संगत के सामने उपस्थित होकर अपनी गलती के लिए माफी मांग ले। तब संगत की ओर से पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब की उपस्थिति में उसके कसूर की समीक्षा की जाएगी और फिर उसी के हिसाब से उसके लिए सजा तय की जाएगी। इसके तहत आरोपी को गुरुद्वारों में बर्तन, जूते और फर्श साफ करने जैसी सजाएं सुनाई जाती हैं। साथ ही हर्जाना भी तय किया जाता है। इसके तहत जो सजा दी जाती है वो मूल रूप से सेवा भाव वाली होती है। आज मैं प्राउड फील कर रहा हूं कि देश के पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में, हमारे प्रदेश के नेतृत्व के मार्गदर्शन में मुझे काम करने का सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी में मिलेगा। और मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है। देश में हमारी सरकार बन चुकी है और हरियाणा प्रदेश में हम मेहनत करके सरकार बनाने का काम करेंगे। लोगों के बीच में अपील करने के लिए पहुंचेंगे और जो हमने कार्य करके दिए हैं, हमारे कार्य नीति को जनता के बीच में लेकर जाएंगे और पूरे विश्वास के साथ हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आने वाले सबटमों सरकार बनाएगी। अनाउंसमेंट से पहले ही आपकी ज्वाइनिंग और इधर दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना, हुड्डा जी का कहना कि आप लोग डरे हुए हैं, हम पूरे आश्वस्त नहीं, बिल्कुल 100%। आज हरियाणा प्रदेश भाई भतीजावाद से ऊपर उठा है, परिवारवाद की राजनीति से ऊपर उठा है और एक सिर्फ वो सीएम जो रोहतक तक एक हरियाणा सरकार नहीं थी, वो रोहतक सरकार थी, उससे आगे बढ़े है। भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबके विकास के साथ छत्तीस बिरादरी को साथ लेके काम किया है। उसका मैं आपके सामने जीता गवाह हूं। हमारे टोहाना के अंदर पहले भी इनकी सत्ताएं रही हैं,
एक भी रुपया नहीं लगता था। आज टोहाना के अंदर मेरी कंस्टिट्यूंसी का विकास देख लीजिए, 3000 करोड़ के विकास, जबकि हम तो सहयोगी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। आज हम परिवार के अंदर आए हैं और परिवार में हमें पूरा सम्मान पार्टी की तरफ, नेताओं की तरफ से दिया जा रहा है। हमारे लोगों की भावनाओं की कदर की गई है टोहाना के हल्के की। तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में हमारे शीर्ष नेतृत्व के आशीर्वाद से, हरियाणा प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से हम तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। यूपी के वाराणसी में पिछले साल आईआईटी बीएचयू की बीटेक सेकेंड ईयर की छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना हुई थी। वहीं इस पूरे मामले में अब एक नई अपडेट सामने आई है, जिसमें आरोपी बनाए गए बीजेपी आईटी सेल के 3 सदस्यों में से 2 अभिषेक चौहान और कुणाल पांडे को जमानत मिल गई है। वहीं तीसरे आरोपी सक्षम पांडे की जमानत याचिका पर 16 सितंबर को सुनवाई होनी है। वहीं गैंगरेप के इन आरोपियों को जमानत मिलते ही न केवल सोशल मीडिया पर इसकी निंदा हो रही है, बल्कि विपक्षी दल भी बीजेपी को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी बीच ऐसे आरोप भी लग रहे हैं कि दोनों आरोपियों का जमानत के बाद स्वागत किया गया और जश्न भी मनाया गया। दोनों की एक फोटो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसमें वाराणसी के कैंट विधानसभा के बीजेपी विधायक सौरभ भारद्वाज जमानत पाए हुए दोनों आरोपियों कुणाल पांडे और अभिषेक चौहान के साथ उनका केक काट के स्वागत कर रहे हैं और खुशी के रूप में उनके चेहरे पर केक लगा रहे हैं। वहीं विधायक जी की सेलिब्रेशन करते हुए तस्वीर लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और लोग तमाम तरह के सवाल अब उठाने लगे हैं। लेकिन इसी बीच जब एक मीडिया संस्थान से विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने बात की तो उन्होंने इस पूरे मामले की सच्चाई बताई है। मीडिया चैनल से बात करते हुए उन्होंने बताया कि ये तस्वीर लगभग 5 साल पुरानी है। इसके साथ उन्होंने कहा कि देखा भी जा सकता है कि फोटो कोरोना काल की है, क्योंकि वो मास्क लगाए हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता परिवार का सदस्य होता है। वे एक कार्यक्रम में गए हुए थे, इस दौरान उन्हें केक काटना पड़ा। उन्होंने बताया कि तीनों आरोपियों से अब उनका कोई किसी तरह का संबंध नहीं है। वहीं दूसरी ओर आरोपियों को जमानत मिलने के बाद लगातार सोशल मीडिया पर लोग इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि जब ये पूरा मामला हुआ था तब आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी काफी प्रदर्शन हुए थे। वहीं अगर आपको पूरा मामला बताएं तो पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने 1 नवंबर 2023 की आधी रात करीब 1:30 बजे आईआईटी बीएचयू में दोस्त के साथ जा रही छात्रा से इन तीनों आरोपियों ने गैंगरेप किया था। इतना ही नहीं, गन पॉइंट पर छात्रा का न्यूड वीडियो भी बनाया था। हालांकि इस घटना के बाद कई दिन तक कैंपस में स्टूडेंट्स ने विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही इस पूरे मामले के 60 दिन बाद आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया
और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।